हेलो गाइस, वेलकम टू श्री गणेश आईएएस। और ये सेशन काफ़ी स्पेशल रहने वाला है स्टेट पीएससी के एग्जामिनेशंस के लिए, जिसमें कि कुछ फैक्चुअल डेटा हैं जो कि रिपीटेडली पूछे जाते हैं। उस तरह के ये डेटाज हैं। सो दिस डेटाज आर जस्ट आपके रिवीजन के लिए बहुत ही बेटर होगा फॉर द अंडरस्टैंडिंग। तो ये जो पहला इसका है डेटा का जो फर्स्ट न्यूज़ है, उसमें ये कहता है कि WHO डायरेक्टर जनरल स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड। तो ये WHO का जो महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार है, ये हर्षवर्धन जी को दिया गया। डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि ही वाज एक्स कैबिनेट हेल्थ मिनिस्टर थे वो, ठीक है। तो हेल्थ मिनिस्टर थे ये, अभी अब नहीं रहे हैं हेल्थ मिनिस्टर। तो इनको WHO का डायरेक्टर जनरल स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड मिला गया है, ठीक है। और ये अवार्ड जो मिला है इनको यूनियन मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर एक्स यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन को, ठीक है, ये इनको इसलिए मिला है कि फॉर ये एक्नॉलेजमेंट इन द एरिया ऑफ टोबैको कंट्रोल, टोबैको को कंट्रोल करने के लिए मिला है। जो इन्होंने एक्नॉलेजमेंट किया है, जो इन्होंने जो अपना साथ दिया है तंबाकू नियंत्रण के लिए, है ना। तो इसमें इनको मिला है कि इन्होंने टोबैको कंट्रोल पे काफ़ी ज़्यादा इनको उपलब्धियाँ इनको मिली, ठीक है। और WHO रिकोगनाइज करता है इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन को इन ईच ऑफ 6 WHO रीजन्स फॉर देयर accomplishments इन द एरिया ऑफ टोबैको कंट्रोल। तो ये टोबैको कंट्रोल के डॉक्टर हर्षवर्धन को मिला है। तो ये एक ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना WHO, ठीक है, हर 6 साल पे WHO क्षेत्रों में से प्रत्येक व्यक्तियों या संगठनों को तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियाँ यानी कि इनको देता है अचीवमेंट के लिए, ठीक है। इतना भारी भरकम वर्ड है एकम्प्लिशमेंट से, ये मैं थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद आता है कि परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। तो ये परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है, ये क्या होता है भाई? तो पंजाब में ये जो है जो पंजाब है, इसने 2018-19 में, ठीक है, तो पंजाब विच हैज़ इम्प्रूव इट्स सोइंग फ्रॉम द 30th पोजीशन इन अटेंड इन 2018-19 टॉप द चार्ट्स दिस टाइम एमंग द all the states and union territories with a score of 929 out of 1000 followed by चंडीगढ़ एंड तमिलनाडु, ठीक है। तो अब इसमें होता है कि पंजाब है जो 2018-19 में 13वें स्थान से अपने प्रदर्शन में सुधार किया और इस बार सभी राज्यों और केंद्रीय शासित प्रदेशों में 1000 से 929 के स्कोर के साथ चार्ट में सबसे ऊपर है। तो ये जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में तो सबसे टॉप पोजीशन पे कौन है? तो ये है पंजाब, ठीक है। उसके बाद है चंडीगढ़। चंडीगढ़ इज यूनियन टेरिटरी, है ना, एक यूटी भी है। और उसके बाद है तमिलनाडु, ठीक है। तो ये है आपका परफॉर्मेंस, आप इंडेक्स याद रखिएगा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में, ठीक है जी। और इसमें और अगर बात करते हैं तो जो अंडमान निकोबार आइलैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, पुडुचेरी, ठीक है, ये लोगों ने ये इंडेक्स में अपना ये काफ़ी इंप्रूवमेंट देखा है, 10% इंप्रूवमेंट, ठीक है। बॉटम में कौन स्टेट है भाई? तो सबसे छत्तीसगढ़ बॉटम स्टेट है, ठीक है। तो ये है आपका, ये स्कूल एजुकेशन के बारे में ये इंडेक्स आपका दिखाता है, ठीक है। और ये आपकी एजुकेशन मिनिस्ट्री निकालती है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये एजुकेशन मिनिस्ट्री आपकी निकालती है। अब एक न्यूज़ में था कि अयोध्या में बनेगा श्री राम विश्वविद्यालय। तो श्री राम यूनिवर्सिटी टू बी बिल्ट इन अयोध्या। तो 9 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने अयोध्या में श्री राम विश्वविद्यालय की स्थापना करने की घोषणा की है, ठीक है। और इस विश्वविद्यालय में भगवान राम के जीवन शैली, विचार, विभिन्न रामायणों पर शोध, कर्मकांड का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। हिंदू धर्म के सभी ग्रंथों की शिक्षा भी प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो ये याद रखिए, किसने लॉन्च किया था? योगी बाबा ने नहीं किया था, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने लॉन्च किया था। तो अयोध्या में बनेगा श्री राम विश्वविद्यालय, ठीक है। तो राम मंदिर, ठीक है, तो वहीं पे राम मंदिर के पास ही होगा। तो ये याद रखिएगा, इन दिस यूनिवर्सिटी द लाइफ स्टाइल ऑफ लॉर्ड रामा थॉट्स, रिसर्च एंड वेरियस रामायण्स training of rituals will be provided. This university will be built in collaboration with the private sector. तो ये प्राइवेट सेक्टर के कोलैबोरेशन से ये यूनिवर्सिटी आपकी एस्टेब्लिश होगी। तो ये भी अपने जानने की बात है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद से along this education all the scriptures of Hindu religions will be also provided. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया। नेक्स्ट आता है द ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स। तो ये लाइबिलिटी इंडेक्स पहले की प्रोड्यूस कौन करता है? तो ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट करती है। तो ये याद रखिए कौन सा करता है? तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट करता है। ये करता है ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स, यानी कि जीवित रहने की योग्यता, ठीक है, 2021 में। इसमें न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया सबसे आगे रहे हैं, ठीक है। तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया टॉप मोस्ट पे रहे हैं इसमें, ठीक है। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड जो है
को कोविड के विस्तार को नियंत्रण करने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। ऑकलैंड को इसमें सबसे टॉप पोस्ट जगह दिया गया है। जापान के ओसाका शहर में दूसरा और ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड शहर में तीसरे स्थान प्राप्त किए। तो इनके ओसाका हुआ सेकंड और ऑस्ट्रेलिया का एडिलेड हुआ आपका थर्ड नंबर पे। सीरिया जो है सबसे की राजधानी जो दमिश्क है, तो याद रखिएगा सीरिया की कैपिटल क्या है भाई, तो दमिश्क है। तो ये सबसे खराब पुअर कंडीशन में रहा है। तो न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया सिटीज़ dominated the global liability index which is produced by published by the Economics Intelligence Unit यानी कि EIU। ऑकलैंड सबसे टॉप रहा है, बस इतना याद रखना। कौन निकालता है, तो ग्लोबल ये इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट निकालता है, ये ध्यान रखना है, ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स। ठीक है जी। जापान की सिटी जो है इसमें ओसाका, टोक्यो, ये भी सेकंड पे रहा है, ये और टोक्यो भी रहा है सेकंड पे, और फोर्थ प्लेस पे एडिलेड रहा है ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, ओके। और दुनिया में जो 10 रहने योग्य शहर की जो हैं, जो सबसे जहाँ पे मोस्ट लाइवेबल सिटी है, जहाँ पे आप रह सकते हैं, जहाँ आपको सारी अम्यूनिटीज़, सारी अच्छी बेस्ट से बेस्ट जगह मिलेगी अच्छे से रहने की। तो एमिनिटीज़ मतलब सुविधाएं, जो सिविक एमिनिटीज़ जो वहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती हैं, तो उसमें ऑकलैंड पहला है, फिर देन ओसाका है, देन फिर एडिलेड है, थर्ड नंबर वेलिंगटन न्यूजीलैंड की ही सिटी है, फिफ्थ नंबर पर टोक्यो, फिर पर्थ है आपका, फिर उसके बाद ज्यूरिक है स्विट्जरलैंड, फिर जेनेवा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इतना जानने की ज़रूरत है। भारत की कोई सिटी इसमें नहीं है। सबसे एंड में कौन है, तो दमस्कस। ठीक है, दमस्कस है आपका सीरिया का, फिर आपका लैगोस नाइजीरिया का, फिर ये सब बातें हैं, तो इतना आपने जानिए। पाकिस्तान का भी एक शहर है कराची, जो 7वें लोएस्ट है। ठीक है, इंडिया का लोएस्ट में भी नहीं है और टॉप मोस्ट में भी नहीं है। अब आता है कि भारत का पहला जो इंडिया का फर्स्ट ईज़ ऑफ मोबिलिटी इंडेक्स निकाला गया है। ईज़ ऑफ मोबिलिटी, आप कितना मोबाइल हैं कितना नहीं है, तो ये आपका ईज़ ऑफ मोबिलिटी ये इंडेक्स निकाला कौन है, तो यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी ने इसको निकाला है। जो ये इंडिया का पहला है, याद रखना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर के लिए। ठीक है, ये पहला आपको निकाला था 1 नवंबर 2018 को इन नई दिल्ली में। ठीक है, फर्स्ट जो ईज़ ऑफ मूवमेंट इंडेक्स निकाला था। द इंडेक्स ऑफर्स अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन टू एड ट्रांजिट एजेंसीज एंड अर्बन प्लानर्स टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन एंड अलाइन सोल्यूशन। जैसे कि मतलब मोबिलिटी का मतलब ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपका किस तरह का है, तो ये ईज़ ऑफ मोबिलिटी इंडेक्स ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए है ना। तो द रिपोर्ट प्रिपेयर ये किया है आपका ओला मोबिलिटी इंस्टीट्यूट, इसको किया है। ओला रिसर्च और सोशल इनोवेशन आर्म है इसका, इसने ये किया है। ठीक है, तो ये आप याद रखना, इंडिया फर्स्ट ईज़ ऑफ मोबिलिटी इंडेक्स 2018। तो ये भारत का आवाजाही सुगमता सूचकांक 2018। ठीक है, इसको नई दिल्ली में भारत के पहला आवाजाही सुगमता जो सूचकांक जारी किया गया। उसके बाद से जो नेक्स्ट आता है, ये आता है कि सैलिनिटी का लेवल क्या होता है, लवणता हिंदी में और इंग्लिश में सैलिनिटी। तो अगर हाईएस्ट सैलिनिटी की बात करते हैं तो सबसे हाईएस्ट सैलिनिटी कहाँ है, तो भाई रेड सी में है, उसके बाद मेडिटेरेनियन, फिर कैरिबियन, फिर पर्शियन गल्फ और देन गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। मीडियम सैलिनिटी में कौन सा आता है, तो सी ऑफ जापान आ जाता है, चाइना सी आ जाता है, बेरिंग सी हो जाता है, अंडमान सी आ जाता है। और लो सैलिनिटी की अगर बात करते हैं तो उसमें हडसन बे, ब्लैक सी और बाल्टिक सी आ जाता है। ठीक है, अब आता है दोआब एरिया। तो ये दोआब एरिया क्या क्या होता है कि दोआब दो रिवर्स का एक अपना फ्लड, दो एरिया जो दो रिवर है, तो उसके जो रिवर के जो डिपोजिशंस हो जाते हैं, तो उसके बीच की जो जगह हो जाती है उसको दोआब कहते हैं। तो ये दोआब एरिया, इसलिए पंजाब का नाम है पंजाब, यानी कि 5 नदियों का दोआब। ठीक है, ठीक है, तो 5 नदियाँ कौन कौन सी हैं जो कि पंजाब में है, प्लीज़ उसको बताइए। ठीक है, पहले जो कि ईस्टर्न पाकिस्तान एंड ईस्टर्न पंजाब एंड वेस्टर्न पंजाब दोनों एक में था। वेस्टर्न पंजाब इज़ नाउ इन द पाकिस्तान। ठीक है, तो ये बात है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो एक है रचना। तो रचना ये रावी और चिन्नाब से है, तो याद रखना आर से रवि एंड सी से चन्नाब, तो इसको ऐसे भी हम याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ये रचना हो गया आपका, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं। फिर आता है आपका बिस्ट, बिस्ट यानी कि बी से ब्यास और एस से सतलज, तो इसको भी याद रखना बिस्ट का। उसके बाद आता है चाज या छाज। तो झांझ या चाज से मतलब है जे है, तो इसमें झेलम और चेनाब का। ठीक है, ये से है। और उसके बाद आता है बारी, तो बारी आपका है व्यास और रावी से। उसके बाद आता है आपका सिंध सागर, तो सिंध सागर ये है भाई आपका इंडस एंड झेलम से। ठीक है जी। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो ये क्या है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ये है कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है ना।
ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? तो दिसंबर 2005 में हुआ था। स्टेट पीएससी में ऐसे ही पूछते हैं कि व्हेन इट इज एस्टेब्लिश, तो दिसंबर 2005 में हुआ था। इसको याद रखिएगा, 2005 है आपका नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, है ना। तो उसी टाइम 2005 में ही राइट टू एजुकेशन एक्ट भी आया था, तो काफ़ी उस टाइम डिमांड भी चल रही थी। और ये किसके अंडर है? तो अंडर द एजिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये भी बात होती है। अब ये क्या इंश्योर करता है? तो इट इंश्योर्स दैट ऑल लॉज, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी आर कंप्लायंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द यूनाइटेड नेशन का जो कन्वेंशन और राइट्स ऑफ चाइल्ड पे है, ठीक है। तो ये उसको सुनिश्चित करता है कि जो भी लॉ और पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, वो जो भी लॉ है जो कि भारतीय संविधान और जो यूनाइटेड नेशन का जो कन्वेंशन है राइट्स ऑफ चाइल्ड, उसके अंतर्गत ये काम करेगा, इंश्योर करता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये 18 साल के तक के लोग को, द एज ऑफ 18 ईयर्स इज कंसिडर्ड एज अ चाइल्ड। तो ये बात करता है कि चाइल्ड 18 साल से हर नीचे का बच्चा जो है क्या है, 18 साल तक का बच्चा, नॉट नीचे तक का बच्चा, 18 साल तक का मतलब कि जब तक अटेंड नहीं करता है वो, तो द एज ऑफ 18 ईयर्स इज कंसिडर्ड एज अ चाइल्ड। तो 18 वर्ष तक की आयु को बालक माना गया है इसमें, ठीक है, 18 वर्ष तक की। अब कमीशन में इसमें क्या रहते हैं कि एक चेयरमैन रहता है और 6 मेंबर होते हैं, और मैक्सिमम सर्विंग एज होता है 65 साल, 65 साल के बाद उनको रिटायर कर दिया जाता है। और ये भी मैंडेटरी है कि इसके मेंबर में एटलीस्ट 2 वुमेन होंगी, है ना, 2 और महिलाएं भी होंगी इसमें। तो ये एक आपका अनिवार्य है, एक कंपल्सन है आपका, ठीक है। तो ये याद रखना कि 18 ईयर्स तक इसमें आयु तक माना, बालक को आयु के बच्चों को बालक माना गया है इसमें, अभी चाइल्ड ही कंसिडर किया जाएगा, है ना। आजकल तो बच्चे तो वैसे ही इतने महान हो गए हैं कि पूछना नहीं है ना, ठीक है। खैर, उसके बाद से नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है, इसमें पंडिता रामाबाई के बारे में आता है। तो पंडिता रामाबाई का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है अपने इंडियन नेशनल मूवमेंट में, साथ साथ जो सोशल मूवमेंट में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो आधुनिक भारत की महान महिलाओं में से एक तथा असाधारण विदुषी थी। सी वॉज द वन ऑफ द ग्रेट वुमेन इन द मॉडर्न इंडिया एंड द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कॉलर। सी वॉज अ सपोर्टर ऑफ वुमेन्स राइट्स एंड सोशल रिफॉर्म। यह महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक सुधार की समर्थक थीं। 1882 में महिलाओं को संगठित करने हेतु आर्य महिला समाज की स्थापना इन्होंने करी थी। तो याद रखिए 1882 में इन्होंने आर्य महिला समाज पूना में इसको बनाया था, जो कि महिलाओं को मतलब उनको क्या कहते हैं, उनका अपलिफ्टमेंट करने के लिए, ठीक है, उसके लिए किया था इन्होंने। तो 1882 में, तो याद रखिएगा पंडिता रामाबाई बहुत ही इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने एक किताब नाम लिखा था, इसका नाम था स्त्री धर्मा नीति। ये मराठी लैंग्वेज में लिखी थी, जिसका मेन एम था कि एजुकेट करना हेल्पलेस एंड इग्नोरेंट वुमेन का, असहाय और अज्ञान महिलाओं को शिक्षित करने के उद्देश्य से मराठी भाषा में स्त्री धर्म नीति नामक इन्होंने पुस्तक लिखी थी। तो पंडिता रामाबाई एक महान महिलाओं में से एक गनी जाती हैं, और इन्होंने 1882 में आर्य महिला समाज की स्थापना पूना में की थी। तो ये हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है, पंडिता रामाबाई के बारे में। अब दूसरी जो हमारी जो इम्पॉर्टेंट जो वुमेन आती हैं, महिला आती हैं, तो जो इन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए अपना बहुत सारा दिया, ज्योतिबाई फुल्ले की पत्नी जी थी, जिनका नाम था सावित्रीबाई फुल्ले। महिला सशक्तिकरण की योद्धा, जिन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने तथा सबल बनाने के लिए बहुमूल्य जो योगदान दिया था। Warriors of women empowerment who made valuable contribution in educating and empowering the women। ठीक है, अपने पति के साथ मिलकर इन्होंने 1848 में भिंडवाड़ा पुणे में प्रारंभिक भारतीय बालिका विद्यालय की नींव रखी थी। भिंडवाड़ा में, यानी कि इन्होंने क्या था, भिंडवाड़ा में जो जगह था, तो टुगेदर अपने हस्बैंड के साथ, ठीक है, इंडियाज़ गर्ल्स स्कूल एट भिड़े, यानी कि वाड़ा पुणे में इन्होंने एक स्कूल इन्होंने अपना खोला था, फाउंडेशन ऑफ द प्रिलिमिनरी, ठीक है, यानी कि प्रारंभिक विद्यालय, है ना, लड़कियों के लिए। इन्होंने कन्या भ्रूण हत्या को रोकने का प्रयास किया। सी ट्राई टू स्टॉप फीमेल फेटिसाइड। विधवाओं की यानी कि विडोज़ की हत्या को रोकने के लिए बाल हत्या प्रतिबंध गृह स्थापित किया, ठीक है, टू स्टॉप द किलिंग ऑफ विडोज़ एंड इन्फेंटिसाइड प्रोहिबिशन वुमेन वाज एस्टेब्लिश। ठीक है, बाल विवाह और स्त्री प्रथा को इन्होंने बहुत ही ज़्यादा विरोध किया था। ठीक है, तो ये इनका याद रखिएगा, ये एक वुमेन एक्टिविस्ट थी, ये चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट थी, सती के अगेंस्ट थी। ठीक है, वीडो को जो मार देते थे, मतलब आई मीन थ्रू द सती का प्रोसेस से, ठीक है, जो है कि वॉलेंटरली था, ठीक है, उसके अगेंस्ट भी इन्होंने बहुत आवाज़ उठाई और इन्होंने प्रिलिमिनरी इंडियन गर्ल्स स्कूल
भिड़ेवाड़े यानी कि पूना में 1848 में किया था। तो ऐसा पूछ देगा किस सन में इन्होंने भाई विद्यालय बनाया था, तो 1848 में अपने पति के साथ मिलके। तो टू स्टॉप द किलिंग ऑफ विडोज, ये याद रखिएगा। उसके बाद से प्रोविजन ऑफ स्कॉलरशिप इन्होंने बनाया था ताकि चिल्ड्रन को स्कूल से कनेक्ट किया जा सके। तो स्कूल के बच्चों को जोड़ने के लिए छात्रवृत्ति का प्रावधान इन्होंने किया। उनके सम्मान स्वरूप पुणे विश्वविद्यालय का नाम बदलकर, ये बहुत ज़्यादा भी रिसेंट में न्यूज़ था, बदलकर सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय कर दिया गया। यानी कि पुणे यूनिवर्सिटी वाज रीनेम्ड एज अ सावित्री फुले यूनिवर्सिटी एंड हर ऑनर। तो ये गाइज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब गाइज बताइएगा अपना करंट अफेयर का ये सेशन कैसा लगा, प्लीज़ इसको ज़रूर बताइएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करिएगा। ठीक है, ओके गाइज, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।